हाय बच्चों, मैं ईशान बायो क्लासेस से डॉक्टर प्रतीक। अब हम लोग अ, पिछली वीडियो को पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो सूक्ष्म जीवों का संसार, उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ अच्छे सूक्ष्म जीव, कुछ हम लोगों को हानि पहुंचाते हैं सूक्ष्म जीव, उनकी चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग कह सकते हैं सूक्ष्म जीव को, वो हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका वो तो पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हम लोग की भी होती है, क्योंकि हम लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। तो हम लोगों को पता है कि साफ सफाई रखना जरूरी है, तभी अगर नहीं रखते हैं तब वो हम लोगों पर हावी होंगे और नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे हम लोग के अपने हाथों को हमेशा साफ रखना चाहिए, आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। और हम लोग पहले भी प्रैक्टिकल में देख चुके हैं सूक्ष्म जीवों के संसार में कि कैसे हम लोग सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। हम लोग माइक्रोस्कोप में एक प्रैक्टिकल के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि अगर टूथपिक से अपने मसूड़ों को हल्का सा खुरच करके हम लोग स्लाइड में रख करके, और हम लोग उसको अगर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आवर्धित रूप में उसको देखते हैं, तो देखते हैं कि कुछ जीव उसमें गति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वे सूक्ष्म जीव हैं और वे उसको हम लोग आवर्धित रूप में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख पाए। तो तो हम लोग समझ सकते हैं हमारे मुंह से लेकर के मुंह के अंदर, शरीर के अंदर तक भी सूक्ष्म जीव मौजूद हैं और बाहर है ही। अब उसमें मुंह के अंदर जो मौजूद है, हो सकता है वो हानिकारक भी हो। तो बचने के लिए हम लोग को सबसे सिंपल, हम लोग को गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए, दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, और शरीर से बाहर नहा नहा के हम लोग अपनी बॉडी को साफ करना चाहिए और आसपास के वातावरण को क्लीन करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ मित्र और कुछ शत्रु जीवाणुओं को, जो हम लोग के पीने के पानी के द्वारा भी हम लोग के शरीर के अंदर जा सकते हैं, भोजन के द्वारा जा सकते हैं, गंदी वस्तुओं के कारण जा सकते हैं। तो ये जो जाएंगे शरीर के अंदर तो हम लोग को हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो हम लोग के वातावरण में मौजूद हैं, जो हानि पहुंचाने वाले माध्यम यही है, भोजन, पानी। तो उन लोग, तो हम लोग कहने का मतलब है हम लोग को स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन को ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे चीज जो उपयोग करते हैं। जैसे भोजन में हम लोग बहुत तरह के, जैसे दही का उपयोग करते हैं, उस दूध से दही में परिवर्तन करने के लिए सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम लोग का नाम जानते हैं लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदल देता है। अब इसका विस्तार से हम लोग चर्चा थोड़ी देर के बाद और करेंगे। अच्छा, औषधि निर्माण में भी और रोगों के टीका निर्माण में भी, टीका वैक्सीनेशन में भी, वैक्सीन के फॉर्मेशन में भी, निर्माण में भी, तो आपका ये सूक्ष्म जीवों का अहम योगदान है। घरेलू उपयोग में हम लोग अभी बात कर चुके थे, जैसे दही की, पनीर की, हम लोग उसमें तो वहाँ सूक्ष्म जीव या ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। उसको हम लोग को पनीर के निर्माण में और दही के जमने में। तो हम लोग दही को देखा होगा, हमारे घर में माता बहनें क्या करती हैं, गुनगुने दूध में थोड़े से दही के जोरन को उसमें डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करती हैं और हल्के गुनगुने ही तापमान में उसको रखती हैं रात भर। और रखने के बाद 4 से 5 घंटे में पूरा दूध दही में बदल जाता है, जिसके लिए हम लोग जिस जीवाणु की बात कर रहे थे उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। पनीर के निर्माण में भी सेम उसी तरह से ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है, सूक्ष्म जीव का योगदान है। अब हम लोग बाजार में हम लोग जैसे खाते हैं जिलेबी, इडली, डोसा, उनके भी निर्माण में, उसके भी बनने में बहुत बड़ा योगदान है सूक्ष्म जीव का। जैसे मैदा को फेंट कर रख दिया जाता है, चावल को पीस कर रख दिया जाता है, तो रात भर में खमीर के द्वारा वो बनने लायक बना देता है इडली, चाहे जिलेबी, डोसा, जो भी है। तो ये हमारे लिए घरेलू स्तर पे बहुत ही फायदेमंद है सूक्ष्म जीव। अगर हम लोग देखें फैक्ट्रियों में, जैसे हम लोग पावरोटी वगैरह बनाया जाता है, ब्रेड बनाई जाती है, तो वहां भी ईस्ट का बहुत बड़ा, सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा योगदान है। और जब घरों में देखते हैं माताएं या बहनें या
जो लड़कियां, जो हमारे क्लास की लड़कियां भी हैं, वो भी घर में क्या करती होंगी, मैदा चाहे आटा को गूंद कर जब रख देती हैं तो आधा घंटा या 20 मिनट के बाद जब देखते हैं तो देखते हैं वो अपने आयतन से उसका आकार बड़ा हो गया होता है। इससे पता चलता है कि वो फूल गई है और मुलायम हो गया है। अब उससे जो भी हम लोग रोटी, कचौड़ी, पूड़ी जो भी बनाने का काम करें वो सॉफ्ट बनेगा, मुलायम बनेगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं औद्योगिक स्तर पर। जैसे हम लोग देखते हैं फलों के रस में, जामुन में, चाहे ईख में, इन सब कोई भी और सब फल लेते हैं जिसमें प्राकृतिक शर्करा मौजूद होता है। प्राकृतिक शर्करा होगा और उसमें ईस्ट की अभिक्रिया के द्वारा उससे सिरका बनाया जाता है, जिसको हम लोग विनीगर भी बोलते हैं। ये औद्योगिक स्तर पे, बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पर बनाया जाता है और हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरतमंद है ये तो हो गई इससे। और उससे अल्कोहल भी बनता है और एसिटिक एसिड भी प्राप्त होती है। तो अल्कोहल हो गया जरूर इससे, जैसे वाइन जिसको शराब भी बोलते हैं, उसमें अल्कोहल होता है, वो बनाया जाता है। चाहे वो गन्ने के रस से बन रहा हो, ताड़ के रस से बन रहा हो, या फिर हो सकता है अंगूर के रस से भी बनेगा, सेब के रस से भी बनेगा। ईस्ट की अभिक्रिया द्वारा उसको अल्कोहल में बदल दिया जाता है। क्या, वो ईस्ट उसको बदल ही देता है। इसलिए हम लोग को कहा भी जाता है कि लंबे समय तक रखे हुए फल के रस का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके लेने से हम लोगों को नशा हो सकता है, क्योंकि ईस्ट क्या करेगा, वो अल्कोहल में भी बदल देगा और वो अल्कोहल हम लोग के शरीर के अंदर भी जाएगी और हम लोग के तंत्रिका कोशिकाओं पर अटैक करेगा और हम लोग के शरीर को नियंत्रण करने का जो समय होता है उसको वो लंबा कर देगा और हम लोग थोड़े से बेहोशी के हालत में आना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनके सेवन से हम लोग को बचना चाहिए। फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने इसके बारे में बताया था। शर्करा या प्राकृतिक शर्करा ईस्ट के द्वारा जो एसिटिक एसिड और सिरका में जो बदलते हैं, इस तरह की क्रियाएं जो कहलाती हैं, उसको हम लोग बदलने की क्रिया, उसको किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। ये लुईस पास्चर के द्वारा बताया गया था। तो फर्मेंटेशन समझना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। और हम लोगों ने देखा होगा कि एक प्रैक्टिकल करके हम लोगों ने देखा होगा, या हमारे बच्चों के स्कूल में जब बताया गया होगा कि एक हम लोग कांच की परख नली लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी लेते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा ईस्ट मिला दिया जाता है और उसमें ऊपरी भाग को बंद कर दिया जाता है बैलून के द्वारा। तब थोड़ी देर के बाद उसको थोड़े गुनगुने क्षेत्र में रख दिया जाता है, हल्का गर्म क्षेत्र में रखा जाता है। तो इससे देखते हैं कि वो बैलून धीरे धीरे कुछ समय के बाद खुल जाता है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे बीकर में चूने के पानी को लेते हैं और उस जो गुब्बारे में जो गैस भर गया था उसको निकाल कर प्रवाहित करते हैं चूने के पानी में, तो उसका रंग दुधिया हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि उस बैलून के उस अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही चूने का रंग दुधिया हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं औषधीय उपयोग में। औषधीय उपयोग में हम लोग बात करें, सूक्ष्मजीव का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की मदद से एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स को तो अभी भली भांति हम लोग जान गए, सारे लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, जो टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन के रूप में, कैप्सूल के रूप में, सिरप के रूप में बाजार में उपलब्ध हैं और डॉक्टर समय समय पर रोगियों को उनके जरूरत के हिसाब से अलग अलग एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग का चोट लग गया, कट गया, फट गया, बुखार हो गई, खांसी हो गई या ऑपरेशन हो गया, उसके बाद इनका उपयोग करने से हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। और सूक्ष्मजीव, और जो हम लोग के अंदर जो सूक्ष्मजीव आ गए हैं, जो हम लोग के शरीर में रोग उत्पन्न कर रहे थे, तो उनको खत्म करने का काम ये कर रहा था। तो अब खत्म करने का काम एंटीबायोटिक्स कर रहा है। तो इससे अब हम लोग को सीधा पता चलता है कि हम लोग को बहुतायत मात्रा में एंटीबायोटिक्स का उपयोग हमेशा या जब तब नहीं करना चाहिए। जहां जरूरत ना हो वहां भी हम लोग अगर कर रहे हैं तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव है उनको भी वो खत्म कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम हम लोग को जान लेना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि ये एंटीबायोटिक्स हैं। इनका निर्माण जीवाणु, कवक आदि के संवर्धन के द्वारा होता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन का निर्माण किया गया था, जो कि एक
मेडिकल साइंस में एक अपना अहम स्थान रखता है और उन्होंने काफी चमत्कारिक निर्माण किया था जिसका योगदान आज तक मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें और अच्छा एक बात और हम लोग इस पे जोड़ सकते हैं कि अत्यधिक अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें तो हम लोग के शरीर के अंदर तो अच्छे सूक्ष्म जीव, मित्र सूक्ष्म जीव भी मर जाएंगे और उनके द्वारा जो निर्माण हो रहा था B12 वो भी रुक जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग B12 की भी कमी से ग्रसित हो जाएंगे। और कुछ विषाणु के द्वारा भी हम लोग रोगों से ग्रसित होते हैं, जैसे चेचक, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड इत्यादि। ये रोग जो हैं पोलियो जो हो रोग है वो विषाणुओं के द्वारा भी होने वाले हैं। इनसे बचाव के लिए सीधा सीधा हम लोग टीका, एक ही मात्र रास्ता है जो टीका हम लोग लगवा लें। बच्चों को भी लगवाया जाता है। तो टीका हम लोग को रोगों से बचने में मदद करता है। तो टीका ये एडवर्ड जेनर के द्वारा सबसे पहले चेचक का टीका का खोज किया गया था। तो टीका है क्या चीज? वायरस या सूक्ष्म जीव को नियंत्रित करके, उनकी एक्टिविटी को नियंत्रित करके, उनकी कार्य क्षमता को नियंत्रित करके हम लोग के शरीर के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है, चाहे ओरल यानी मुंह के द्वारा, चाहे इंजेक्शन के द्वारा। अब क्या करेगा, उसी तरह के कोई दूसरे सूक्ष्म जीव अगर शरीर में कभी प्रवेश करते हैं तो जो पहले से मौजूद थे हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव, अब वो उससे लड़ने का काम करेंगे और एक विशेष तरह का रसायन का निर्माण करते हैं जिससे वो मर जाते हैं। तो और हम लोग का जो शरीर है वो रोगों से बच जाएगा। तो ये था वैक्सीन का फायदा। अब हम लोग आते हैं कृषि में सूक्ष्म जीव। नाइट्रोजन में बहुत ज्यादा वायुमंडल में बहुत सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन है बट पेड़ पौधे आसानी से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो वहां एक सूक्ष्म जीव आता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करता है, स्थिरीकरण का काम करता है और पौधों को आसानी से मिल जाता है। दलहन पौधों के जड़ों के गांठ में राइजोबियम मिलता है जो कि प्रोटीन के संश्लेषण में भी मदद करता है, निर्माण में भी मदद करता है। इसलिए दलहन पौधों में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिलता है हम लोगों को। और उर्वरा शक्ति बढ़ गई हमारे मिट्टी की राइजोबियम के द्वारा। अच्छा, पर्यावरण की साफ सफाई में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है कि किसी भी जीव जंतु या विघटन होने वाले जीव को ये विघटित कर देता है, सूक्ष्म जीव सड़ा देता है और सड़ने के बाद वो खाद के रूप में और मिट्टी के रूप में वो ह्यूमस के रूप में उसको परिवर्तित करके मिट्टी में मिला देता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अगर कोई जानवर मर गए, हम लोग उसको उठा के फेंक देते हैं कोई शांत जगह में या खेतों के अगल बगल में, तो क्या होता है धीरे धीरे बहुत स्मेल आना चालू होता है और कुछ समय के बाद वो सड़ करके मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसको काम विघटित करने का काम भी सूक्ष्म जीवों का है। ये इनका अहम योगदान है सूक्ष्म जीवों का। और विघटन को तो हम लोगों ने समझ लिया। कुछ हानिकारक भी थे जो सीधे सीधे या इनडायरेक्टली हम लोगों को ग्रसित करते हैं। मानव में सूक्ष्म जीवों के द्वारा बहुत सारे रोग, जैसे अभी जब मौसम बदलता रहता है तो हम लोगों के शरीर में बहुत सारे रोग जैसे होने लगते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब होना ये सूक्ष्म जीवों के चलते होता है। कीट पतंग हम के काटने से या उनके संपर्क से भी हम लोग रोग ग्रसित हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े गंदगी में बैठते हैं, फिर हमारे भोजन में बैठते हैं और भोजन के द्वारा वो हमारे शरीर के अंदर गंदगी चली जाती है और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और जो विषाणुओं द्वारा रोग उत्पन्न होता है उसको विषाणु जनित रोग कहते हैं। और जैसे हम लोग छींकते हैं तो छींकने के बाद पानी की बूंदें सांस द्वारा दूसरे लोगों में भी वो पहुंच जाता है और वो रोग फैल जाता है, जिसको संचरणीय रोग कहते हैं। जो बीमारी फैलने वाले हैं उनको संचरणीय रोग कहा जाता है। और कुछ बीमारियां को फैलाने वाले कुछ माध्यम होते हैं जिसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, वेक्टर जो बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। जैसे मक्खियां गंदगी में बैठ करके भोजन में आके बैठी और भोजन के द्वारा हम लोग ग्रसित हो गए बीमारियों से। तो मच्छर और या मक्खी क्या कर दिया, बीमारी फैलाने का काम कर दिया। जैसे मादा एनोफ्लिस मच्छर काट करके हम लोग काटती है तो हम लोगों को मलेरिया हो जाता है। एडिस मादा एडिस मच्छर काट रहे हैं तो हम लोगों को डेंगू हो जाता है।
तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के लार में प्रोटोजोआ के रूप में मौजूद होता है प्लाज्मोडियम, जो हमारे शरीर में जाकर के मलेरिया उत्पन्न करता है। एडिस मच्छर, मादा एडिस काट रही है तो हम लोग को होने का डेंगू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को बीमारियां फैलती हैं। तो इससे बचने के लिए नमी वाले जगह पे, गड्ढे वाले जगह पे किरासन तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग, वाहक और संचरण किसके द्वारा होता है, उसका बचाव के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार करें और इस वीडियो का बार बार आनंद लें और अच्छे से पढ़ाई आपकी होगी। इसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं सीधे ऑनलाइन क्लास के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9570965351। तब तक के लिए बाय बाय।